कि भाई श्रेयस वो बच्चे हैं जिनके 4 सब्जेक्ट में 100% आई है, मतलब वो रेयर स्टूडेंट्स में हैं जिन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है कि 4 सब्जेक्ट में 100% लाना इज अ बिग डील। I was never ready for SRCC क्योंकि सर एडजस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक आदत नहीं होती। स्टार्टिंग में तो गुस्सा आता था अपने ऊपर कि यार टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को करने के लिए। मैंने लोगों को देखा हुआ है रोते हुए कि यार पता ही नहीं चला, अभी तो हमने स्टार्ट करी थी 12th एंड अभी से हाफ ईयरली आ गए कि बाकी यूट्यूब चैनल्स पे रील्स आफ्टर रील्स, वीडियोस आफ्टर वीडियोस, एक घंटे की लाइव स्ट्रीम। एडु कैप्टन में आई कैन से कि जो इंपॉर्टेंट बात होती है एंड टू द पॉइंट बात होती है वही इन्फॉर्म किया जाता है एंड जो पर्सनल मेंटरशिप मिलती है ना, तो ये बात तो मैं अपने अभी जस्ट रिसेंटली अपने किसी दोस्त को भी बोल रहा था कि प्रिंस भैया इज द फाउंडर ऑफ दिस एडटेक प्लेटफॉर्म एंड जब भी कोई मेरे को डाउट होता है, कोई मेरे को टेक्निकल ग्लिच तक होता है ना, तो प्रिंस भैया खुद आके मेरे से बात करते हैं कोर्स में। तो दैट थिंग जेन्युइनली, लाइक आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट कि यू बीइंग सच अ बिजी पर्सनालिटी, यू टेक आउट द टाइम टू टॉक टू पीपल इंडिविजुअली एंड मेरे को पता है आई कैन एस्टिमेट कि जो कोर्स के हिसाब से कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आपको रोज आते होंगे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं श्रेयस जैन। ये उन रेयर बच्चों में से है जो कि SRCC भी क्रैक करके बैठे हुए हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ भी क्रैक करा हुआ है एंड 12th में कितनी परसेंटेज थी श्रेयस, एक बारी बताइए यार। सर 97.8%। तो 12th में के बोर्ड में भी बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं श्रेयस के। तो आज हम इनकी जर्नी, इन्होंने कैसे चीज़ें करी है, आज हम सब कुछ जानेंगे इस बारे में एंड आप लोगों को बहुत अच्छी वैल्यू एंड लर्निंग आज श्रेयस से देखने को मिलेगी। तो वेलकम टू आवर सीरीज़, जहाँ पे अभी हम 2-3 दिन से बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी हम बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी लेके आ रहे हैं। कल भी हमने एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी डाली थी हमारे एक स्टूडेंट की जिसके 89% है 12th में, बट फिर भी उन्होंने SRCC क्रैक कर दिया। तो जाके देखो। एंड आज हम बात करेंगे श्रेयस की स्टोरी की। तो श्रेयस यार, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या कहते हैं, कैसे फैमिली बैकग्राउंड रहा, कैसी तुम्हारी ये जर्नी रही एंट्रेंसेस को क्रैक करने की, थोड़ा बहुत ब्रीफ करके बताओ यार। ओके सर, डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे आके प्रिंस भैया से बात करना ही लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज 11th के मिड से आई स्टार्टेड वाचिंग एडु कैप्टन एंड वो चीज अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो स्टॉप नहीं हुई है। तो इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी विद प्रिंस भैया एंड द टीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस दैट। बाकी टेलिंग अबाउट एंट्रेंसेस, सो आई वुड से कि आई वाज नेवर वेरी इन 11th आई वाज नेवर रेडी फॉर SRCC बिकॉज मेरे को लगता था सर कि वो आउट ऑफ द विजन गोल है, थोड़ा प्रैक्टिकल गोल तो रहना चाहिए ना। तो SRCC तो क्यों ही सोचूं मैं कि जो चीज पॉसिबल नहीं है, 99-100% पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं तो अपना लाइक IIM इंदौर वगैरह का एंट्रेंस देख रहा था उस टाइम पे। तो देन ओनली आई डिस्कवर्ड एडु कैप्टन। उस टाइम तक प्रिंस अकेडमी था। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड यूट्यूब से ही पढ़ता था मैं। तो धीरे धीरे करके इतना पढ़ लिया कि तब भी एग्जाम दिलवा देते, तो तब भी मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता था। तो उस टाइम तक मेरे अंदर बहुत ज्यादा डेडिकेशन थी फॉर IIM इंदौर। बट बाद में जब थोड़े फैक्टर्स देखे तो मेरी जो गोल्स थे, जो सब मेरे गोल्स थे, तो वो मेरे चेंज हो गए। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार सब लोग कर तो रहे हैं SRCC, वो भी ह्यूमंस ही है ना, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो तब से ये माइंडसेट आया कि नहीं यार, प्रिपेयर तो फॉर द बेस्ट ही करना है। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है तो वो कोई नहीं, बट प्रिपेयर मेरे को हर चीज के लिए करना है, शहीद सुखदेव के लिए भी, SRCC के लिए भी, सीफेंस के लिए भी, एंड जो भी रिजल्ट आए वो देखा जाएगा। सही है। तो श्रेयस, आपने जो अभी पूरी बात बोली उसमें मुझे 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी हैं। उन पे मैं क्वेश्चनिंग करने से पहले एक बस व्यूअर्स को छोटा सा इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि भाई श्रेयस वो बच्चे हैं जिनके 4 सब्जेक्ट में 100% आई है, मतलब वो रेयर स्टूडेंट्स में हैं जिन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है कि 4 सब्जेक्ट में 100% लाना इज़ अ बिग डील। श्रेयस उनमें से हैं। एंड अगर आप हमारे साथ अपनी SRCC सुखदेव या IIM इंदौर की जर्नी करना चाहते हो, श्रेयस भी हमारे साथ ही थे। उसके अलावा 20 स्टूडेंट्स, हमारे लगभग 21 स्टूडेंट्स ने SRCC क्रैक किया है। तो वो प्रिपरेशन के लिए हमारा बैच अभी रिलीज़ होने वाला है, वीडियो करने के ऑलमोस्ट आसपास ही हुआ है। तो भाई आप एनरोल कर सकते हो एंड पार्ट बन सकते हो हमारी एंट्रेंस प्रिपरेशन का, पूरे कोर्स का, ठीक है। तो श्रेयस, अब मुझे आपने जो सारी बात बोली उसमें ना मुझे 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी है। सबसे पहली चीज़, तुमने कहा कि भाई मेरे को लगता था मैं कर ही नहीं सकता, फिर वो तुम्हारा माइंडसेट उसमें चेंज हो गया, इंसान ही तो करते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ,
तुम्हारे माइंड में ये चीज़ क्यों थी कि मैं नहीं कर सकता? क्योंकि तुम्हारे 12th में भी अच्छी परसेंटेज है, शुरू से तुम अकेडमिकली कैसे स्टूडेंट? अच्छा, तुम वैसे बिलोंग कहाँ से करते हो? सर मैं दिल्ली में ही बेस्ड हूँ। दिल्ली से ही बेस्ड हो? लाइक आई लिव 10 मिनट्स अवे फ्रॉम शहीद सुखदेव। तो अरे nice, 11th से लोहिनी। थोड़ा वो था मेरा कि हाँ शहीद सुखदेव जाना, शहीद सुखदेव जाना। सही है, सही है, तो वो सही ड्रीम था मेरा। सही है। बाकी सर अकेडमिकली ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि मैं कभी भी वीक था। आई हैव ऑलवेज बीन लाइक अपनी क्लास में टॉप 2 या फिर 3 में रहता था। अकेडमिकली आई वाज लाइक 90% अबव गाय। बट मेरे को इतना रियलाइजेशन था कि 90% अबव गाय रहने से एसआरसीसी नहीं मिलता, बिकॉज ऑब्वियसली तब तक सीयूईटी वाला कोई कंसेप्ट नहीं था। सही है। तो तब तक क्या था 99%, 100% इवन कट ऑफ जाती थी। सो लाइक मेरा जो होप्स थे बहुत लो थे कि मेरा ये था कि 90% अबव तक ठीक है, 95 भी एक अचीवेबल मार्क है, बट 99-100% तो नॉट माय कप ऑफ टी। तो वो वाला माइंडसेट मेरा रहता था। मतलब वो वाली कभी रेंज में जिंदगी में आए नहीं, तो सोचा कि यार क्या ही है, हाँ, कैसे तो ही हो सर सकता है? सोचा नहीं कि मेरे आ भी सकते हैं 99-100-98 वाली रेंज में, तो मैंने फिर गिव अप ही कर दिया था स्टार्टिंग में। सही है यार। इसमें दो बातें निकल के आती है। पहली बात तो ये देखो, कल भी मैंने एक बच्चे का पॉडकास्ट लिया, ठीक है, उस बंदे के भाई 89% है, उसने एसआरसीसी क्रैक करा। मैं एक बच्चा मेरे को अभी रिसेंटली मिला, उसके 68% है, उसने वेंकी क्रैक कर दिया। ऑल दो वेंकी मतलब ऐसा नहीं एसआर क्रैक कर दिया, पर 68 होने के बाद वेंकी क्रैक करना इज अ बिग डील। तो ये जो फंडा है ना, ये फंडा बहुत बड़ा निकल के आया है सीयूईटी का, कि भाई तुम्हारे बोर्ड में किसी भी लेवल पे हो, तुम एंट्रेंस में क्रैक कर दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बट कहीं ना कहीं तुम्हारे बोर्ड के बेसिक्स बहुत काम आते हैं, राइट? तो तुम्हारा ये था कि भाई 90-95 रहे हैं, ठीक है। बच्चों को मैं देख रहा हूँ 80s वाले भी एसआर पहुंचे, 60s वाले भी बहुत तगड़े कॉलेज पहुंचे, बट तुम 90 वाले थे, तुमने कहा 99 वाली अपनी क्या ही रेंज है। और तुम्हारे देखो 12th में मजे की बात, अब देखो अगर प्रैक्टिकली देखे, तुम्हारे 97% है, 97 में भी एसआरसीसी नहीं मिलता, पर सीयूईटी में तुमने कमाल कर दिया। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि सीयूईटी में वो कमाल तुमने कैसे करा, क्या क्या चीज़ों को प्रिपेयर किया, कैसे स्ट्रैटेजाइज किया, सारी चीज़ें, वो जर्नी बताओ कि भाई 97 होते हुए भी, क्यों 97 में हिंदू हंसराज भी मुश्किल है। जब 2021 में बोर्ड के बेसिस पे हुआ था, तब हिंदू हंसराज भी मुश्किल था 97 पे, पर आज तुम एसआरसीसी में बैठे हो, तो वो जर्नी कैसी थी? अच्छा, सो सर बेसिकली ना मैं स्टार्टिंग से ही इस बारे में बहुत पर्टिकुलर हो गया था 12th में, जो कि मेरा गलत माइंडसेट रहा। बात तक आते आते मेरे को रियलाइज हुआ, आई वाज लाइक कि बोर्ड्स का कुछ होना नहीं है, बोर्ड्स से कुछ मिलना नहीं है, तो बोर्ड्स को छोड़ो, पढ़ना ही क्यों है, सीयूईटी करते हैं। एंड उस माइंडसेट की वजह से ना मेरा ये था कि ना ही मैं बोर्ड्स में अच्छे से जा पाया, ना ही मैं सीयूईटी में उस टाइम पे स्टार्टिंग ऑफ द 12th की स्टेज में अच्छे से इन्वॉल्व हो पाया अपना। तो वो बहुत बड़ी गलती आई थिंक, एंड ये मिस्टेक आई वुड सजेस्ट कि कोई भी जूनियर ना करे। बोर्ड्स एंड सीयूईटी वो हैंड इन हैंड, मतलब आई वोंट से कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीजें हैं, हाँ, बट आई वुड नॉट से कि सेम चीजें भी हैं। दोनों के लिए अलग अलग सेट ऑफ आपको यू नो स्किल सेट चाहिए, अलग अलग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज चाहिए। जैसे सीयूईटी में मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एज आपने ऑलरेडी बहुत बार बोल रखा होगा, सीयूईटी के मॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इवन आई वुड से कि लोगों को लगता है कि एमसीक्यू बेस्ड हो गया तो वो इजी हो गया, बट मैं इसका अपोजिट बोलता हूँ, एमसीक्यू बेस्ड है तो इट्स इवन मोर हार्ड। बिल्कुल, क्योंकि जो है आपका लाइक 25% आपका सक्सेस रेट है, एंड अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो प्योरली ऑब्जेक्टिवली गलत है। हाँ, वो ये नहीं है कि स्टेप मार्किंग है चलो मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, एंड ऑब्जेक्टिवली पढ़ने के लिए आपको पढ़ना भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड आपको आनी चाहिए बाय हार्ट, क्योंकि वो कुछ भी लाइन निकाल के दे देते हैं। बुक में इतने सारे पैराग्राफ्स होंगे, इतनी सारी लाइंस होगी, उसमें से एक वर्ड आपको एम्प्टी करके दे देंगे एंड बोलेंगे इसका आंसर बताओ। तो वो बहुत ज्यादा लाइक सीयूईटी में आई वुड से कि बोर्ड से तो 10 गुना ज्यादा डिटेलिंग चाहिए। लाइक आप बोर्ड में एक टाइम पे सेंटेंस रीड करके भी चले जाओ तो एक टाइम पे आप लिख सकते हो रिफ्रेम करके, बट सीयूईटी में जो इंटरप्रेट कर रहे हो आप एंड जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली आपसे पूछा है, वो बहुत बार डिफरेंस आ जाता है। इसलिए इतनी बार मैं मॉक्स में करता था, मैं श्योर होता था कि यार ये तो सही आंसर है मेरा, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। मैं आपको ही मैसेज कर देता था कि नहीं भैया ये तो गलत आंसर है, आपने गलत मार्क करेगा। फिर बाद में बच्चों को भी भेजता था, फिर वो बताते नहीं भाई तेरा गलत है, एनसीईआरटी की ये लाइन पढ़। तो एक वो बहुत ज्यादा लाइक धक्का भी लगता था, एंड ये लर्निंग भी मिलती थी कि दिस इज नॉट व्हाट वी थिंक ऑफ इट एज, ये एक बहुत ज्यादा अलग एग्जाम है, इसके लिए प्रिपरेशन भी हमें उसी की तरह करनी पड़ेगी। हम अपनी चलाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा वो। राइट यार, यही चीज हम भी बच्चों को हमेशा समझाते ही हैं यार कि ना, बोर्ड इज बेस फॉर सीयूईटी। बोर्ड के लिए अगर आप ढंग से नंबर नहीं लाए, ढंग से नहीं पढ़े, तो सीयूईटी का बेस बनेगा नहीं। पर वहाँ पे माइंडसेट एक अलग चाहिए होता है, वहाँ पे सोचने का तरीका एक अलग चाहिए होता है। और यही चीज़ हम बच्चों को कहते हैं, बोर्ड के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, करो,
पर उसका 20% और एफर्ट मार के ना तुम हाथ के हाथ ही सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे तुमने कोई चैप्टर करा तो साथ ही सीयूईटी के उसके मॉक्स या क्वेश्चंस देख लिए, ताकि तुम्हें हाथ के हाथ दिमाग में बैठ गया कि भाई इसको सीयूईटी या एमसीक्यू अप्रोच से इस तरीके से देखा जाता है। तो इससे क्या है भाई, तुम्हारी प्रिपरेशन हाथ की हाथ ही हो गई एंड बाद में वो लोड नहीं बनेगा। और मैं क्या कहते हैं, इसमें तुमसे पूछना चाहूँगा श्रेयस कि तुम्हारा भाई कैसे अप्रोच थी चीज़ों को लेके, इन सेंस ऑफ कि तुम क्या शुरू से ही बहुत घंटे पढ़ते थे, एंड में जाके पढ़े, या स्टार्टिंग में थोड़ा कम पढ़ते थे, कैसे अप्रोच रही थी? ठीक है, और सीयूईटी को तुमने कब से अकोमोडेट या उसके बारे में कब से सोचना स्टार्ट किया? ओके सर, सो पहली थिंग लेट मी एस्टैब्लिश दैट कि एज लाइक जूनियर्स भी फील कर रहे होंगे, जो 12th में एंट्री का फेज होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज होता है, क्योंकि सर एडजस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ना आदत नहीं होती इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जीने की, क्योंकि 12th में आके एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगती हैं। सर दिल्ली लाइफ तो आपको पता ही है, यू योरसेल्फ लिव इन दिल्ली, तो 11th तक तो थोड़ा वही होता है कि हाँ भाई मतलब स्कूल चले गए, ट्यूशन चले गए, मजे मार के आ गए वहां पे भी, एंड थोड़ा दोस्तों के साथ घूम लिया, आ गए घर पे, रात हो गई, प्रोजेक्ट्स कर लिया, असाइनमेंट्स कर लिया, हो गया, इतने में दिन खत्म हो जाता था। तो दिन कब खत्म हो जाता था 12th में, यही पता नहीं लगता था। स्टार्टिंग में तो गुस्सा आता था अपने ऊपर कि यार टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को करने के लिए, लेकिन एक बहुत ज्यादा अंदर से आता था कि मेरे को पढ़ना है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, आई वुड नॉट से कि मैं केयरलेस था 12th की स्टार्टिंग में, बट टाइम ही नहीं मिलता था। टीचर्स बोलती थी कि पूरी बुक को ये नोट करो, नोटबुक में असाइनमेंट्स करो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने में पूरा दिन खत्म हो जाता था। फिर प्रोजेक्ट्स होते थे, फिर ट्यूशंस भी होती थी। ट्यूशंस अब एक ये तो नहीं है कि एक चलते कदम पे है, 15-15 मिनट ट्यूशन का रास्ता होता था। फिर स्कूल की अटेंडेंस मैंडेटरी होती थी, 70% अटेंडेंस भी मैंडेटरी होती थी। तो इतने सारे फैक्टर्स हो जाते थे ना, तो 12th में एडजस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था स्टार्टिंग में। तो मेरा क्या था कि ट्यूशन में पढ़ के आता था तो वो अच्छा ज्यादा था, बहुत ज्यादा। बट एक सेल्फ स्टडी जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगा ना, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी रूटीन और योर लाइफ इन दैट मैटर इज सेल्फ स्टडी। बिकॉज जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी ना, तब तक आप वो एक्स्ट्रा स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि ट्यूशन में तो 50 के 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं बच्चे, बट जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो आपकी पर्सनल चीज है, वो आपको डिस्टिंग्विश करते हैं क्राउड से। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर। वही चीज थी, स्टार्टिंग में एडजस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट बाद तक आते आते इतनी बार फ्रस्ट्रेशन हुई, इतने बार टाइम टेबल सेट किए, इतनी बार मोटिवेशनल वीडियोस देखी, तो एक बार वो प्रोसेस इतनी बार रिपीट हो जाता है ना, तो एक टाइम तो जाके आपको अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है कि आपको क्या नहीं करना, क्या करना है। तो एक टाइम पे आपको ये भी रियलाइजेशन आ जाती है कि स्कूल एंड ट्यूशंस आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू फोकस ऑन, सेल्फ स्टडीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्वियसली कंसीडरिंग अदर चीजों को लाइक ध्यान रख के, कि स्कूल की अटेंडेंस भी थोड़ा ध्यान रख ली, थोड़ा मैनेज कर लिया, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी एक टाइम पे आके, एंड वो आपको डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आई डिडंट स्टडी दैट मच, बट बाद तक जाते जाते बोर्ड्स के टाइम पे जस्ट 2-3 महीने पहले, या फिर सीयूईटी के 2-3 महीने पहले, तब तक जाते जाते मैं पढ़ने लग गया था। मेरा ये नहीं था कि आज मेरा दिन है और उसमें पढ़ाई होगी, मेरा ये था कि आज पढ़ाई ही होगी, यही मेरा दिन है, एंड उसके बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सकता है जस्ट फॉर द रिफ्रेशमेंट पर्पस। उसके अलावा मेरा फोकस पूरा रहता था कि आज पढ़ाई ही करनी है मेरे को, और कुछ करना ही नहीं है। सही है। क्यों मेरे को ना तुम्हारी बात से एक चीज़ बड़ी कैची लगी कि तुमने कितनी बार फॉल किया इस जर्नी में, और कितनी बार तुमने बोला कि यार मैं मोटिवेशनल स्पीचेस देखता था, नए टाइम टेबल बनाता था, कई बारी फ्रस्ट्रेशन होती थी, कई बारी चीज़ें नहीं होती थी। क्योंकि मैं ना अक्सर बच्चों को एक लाइन बोलता हूँ कि एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में बस इतना फ़र्क होता है कि टॉपर गिव अप नहीं करता, और एक एवरेज स्टूडेंट क्या कहता है, यार मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मेरे से मैथ्स नहीं हो रही, मेरे से अकाउंट्स नहीं हो रही, वो गिव अप कर देता है कि नहीं होगा मेरे से, तो ठीक है। उसे लगता है यार मेरे बस की नहीं है, ये टॉपर का दिमाग अलग ही है। तो क्या कहते हैं, और ये एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक चलता है, चाहे क्वांट्स, अकाउंट्स, मैथ्स के क्वेश्चंस की बात कर लो। एक टॉपर क्या करता है, वो 5-6 बार मत्था मारेगा, 10 बार मत्था मारेगा, वो ईगो पे नहीं लेके जाएगा मेरे से नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन में आगे छोड़ ही दिया, वो लगा रहेगा। और यही एक टोटल स्ट्रैटेजी और जर्नी में भी है। वो फ्रस्ट्रेट बहुत बार फील करता है, बहुत बार गिरता है, पर वो लगा रहता है। एक एवरेज स्टूडेंट क्या कहता है, वो अपने ऊपर ब्लेम ले लेता है, यार मेरे बस की नहीं है, मेरे में तो कम दिमाग है, छोड़ो नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि तुम भी कितनी बार अपनी जर्नी में फॉल करे हो। तो सर आई वुड से कि ईगो वाली बात जो आपने बोली ना, तो आई वुड से कि ईगो तो मेरे अंदर भी थी, बट ईगो एक पॉजिटिव साइड भी होती है, एक नेगेटिव साइड भी थी। तो ईगो मैंने यूजुअली मैं इस डायरेक्शन में लेके जाता था कि यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा, कि कुछ लोग होंगे वहां पे जो कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, मेरे से कम टाइम में कर रहे होंगे, एंड मेरे से बेटर एक्यूरेसी से कर रहे होंगे। तो
एक हम्बल रहना थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज दैट इज फॉर श्योर देयर इज ऑलवेज समवन आउट देयर हु इज बेटर देन यू. सो इस चीज को बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाते रहोगे ना, तो अपने आप बार बार जब फॉल करोगे आप बार बार उठोगे भी, कि जितना फॉल करने में टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उतने में कोई और बेहतर हो रहा है और बेटर हो रहा है जो वो ऑलरेडी है उससे. तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये देखो, इसमें थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ. वैसे किसी के लिए पॉजिटिव मोटिवेशन काम करती है, किसी के लिए नेगेटिव करती है. आप अपनी मोटिवेशन चूज करो, ठीक है. मेन बात ये वर्क करना चाहिए, ठीक है. दिस इज काइंड ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन. नेगेटिव का मतलब नेगेटिव कोनोटेशन नहीं है, बट एक कहने का इसको एक टर्म होती है कि यार ये तुमने अपने आप को एक फियरफुल मोटिवेशन दी, वर्क करती है. इफ इट वर्क्स फॉर यू, इट वर्क्स फॉर यू, ठीक है. या फिर तुम अपने आप को एक दूसरी मोटिवेशन दे सकते हो कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचना है, तो जस्ट फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू, राइट. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो श्रेयस मुझे एक बात बताओ, तुमने शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ भी क्रैक किया, SRCC भी क्रैक करा, 12th में भी अच्छे नंबर लेके आए. भाई सबका सिलेबस अलग है, ठीक है. चलो बोर्ड और CUET का जो SRCC का सिलेबस है वो तो हम फिर भी कहते हैं कि चलो सेम सब्जेक्ट्स हैं. उसके लिए आई एम श्योर तुमने मॉक्स वगैरह दिए होंगे, बट सुखदेव का, IIM इंदौर का, इनका सिलेबस बिल्कुल अलग चला जाता है. उसमें क्वांट्स, LRD आ जाती है, क्वांट्स आती है, GK आती है. तो सारी चीज़ों को एक साथ कैसे पढ़ा, सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज किया? CUET के मॉक्स कब दिए? क्योंकि बच्चा बहुत 12वीं का एक फ्रस्ट्रेशन में रहता है, यार क्या करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता. बच्चे का माइंडसेट ये है कि बोर्ड दे लेंगे फिर उसके बाद CUET सोचेंगे, बोर्ड देख लेंगे फिर उसके बाद एंट्रेंस सोचेंगे, बाद में सोच लेंगे, अभी तो बोर्ड ही मैनेज नहीं हो रहा. पर तुमने सब कुछ साथ चलाया, कैसे ये चीज़ पॉसिबल हुई? सर टू बी ऑनेस्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा ये था टाइम टेबल, मेरा वो था. मेरे लिए भी इक्वली ही, मेरे को भी इम्पॉसिबल ही लगता था ये चीज. और एंड मैं तो ये अपने स्पेशली दोस्तों तक को कहता था कि यार ये क्या चीज है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन के नहीं रहना, बनना है तो किंग ऑफ वन थिंग बनो. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन के फायदा तुम्हारे नहीं दोस्त आज तुम्हें कहते होंगे कि इसने हमें ये बेकार की बात बोल के जैक ऑफ ऑल ट्रेड खुद किंग ऑफ ऑल ट्रेड बन गया. या तुम्हें कहते होंगे कि तूने सबको गुमराह करके तूने क्रैक कर लिए सारे कॉलेजेस. नहीं वो इंटेंशन तो नहीं था, बट हाँ मेरा सर यही रहता था कि मेरे को तो पूरे टाइम, मैं तो बोलूंगा जब तक रिजल्ट था ना मेरा, तब तक मेरे को इम्पॉसिबल ही लगता था कि यार इम्पॉसिबल तो है. जब तक मेरे को पता नहीं था ना कि मेरे कितने आ गए, तो तब तक मेरे को इम्पॉसिबल लगता था कि मैनेज करना इम्पॉसिबल है. बट एक चीज मैं बोलूंगा, हमेशा मैं ये बोलता आया हूँ कि मैनेज करना इम्पॉसिबल है, बट साथ साथ में जब भी मेरे को टाइम मिला ना तो मैंने किया भी है. कैसे करा है? कैसे करा? मैंने सर एक्चुअली ना, मैंने अपना फोकस ये बना लिया था कि इंग्लिश है, सब में आएगा, कोई टेंशन नहीं है उसकी, सब में तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो BMS हो, BFI हो, वर्बल जो है वो तो तुम्हें पता है हर जगह उसके नंबर लगने हैं, तो वो तो हर जगह से डेफिनेटली, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके डिफरेंट कोर्सेज के लिए हो. इंग्लिश तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है. बाकी आ जाते हैं मैथ्स पे. नाउ इस पे मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा. बच्चे बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं कॉमर्स वाले, कि वो मैथ्स को साइडलाइन कर देते हैं बहुत बार. कहते हैं कि बीकॉम ऑनर्स में हमारे पास अकाउंट्स वाला ऑप्शन है, तो हम मैथ्स क्यों पढ़े, तो हम उस पे फोकस करते हैं. लाइक मैथ्स क्यों करें, हम अकाउंट्स पे फोकस करते हैं, अकाउंट्स पे मार्क्स भी आ जाते हैं, मैथ्स तो मुश्किल होती है, गिव अप कर देते हैं. बट सर आई वुड से दिस इज द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन टू बी मेड, क्योंकि सर मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है ना. लाइक सर मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोर्स में लग जाता है मोस्टली, जो BFI है, BMS, इको ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स सब में लग जाता है. अकाउंट्स या फिर सिर्फ बीकॉम ऑनर्स में लगता है. लाइक एज सच जो मैंडेटरी वाली चीज है वो सिर्फ उसमें लगती है. एंड मैथ्स क्या है ना सर, एक तो कॉमर्स वालों के पास कम ही लोग होते हैं जिनके पास मैथ्स होती है, एंड उनमें से भी लोग बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं जो उसको सीरियसली करते हैं. सही बात है, बहुत बच्चे मैथ्स में गिव अप करते हैं. कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है. मतलब मैथ्स एक ऐसी तलवार है, अगर तुमने पकड़ ली ना तो तुमने आधा कंपटीशन, आधे से भी ज्यादा कंपटीशन पीछे छोड़ दिया. हाँ जी सर डेफिनेटली. एंड सर मैथ्स का क्या था ना, आई हैव ऑलवेज बीन अ मैथ्स फ्रीक. मतलब मेरे को मैथ्स से जनरली प्यार था. मतलब मैं पूरे टाइम, इनफैक्ट जब 12th के स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था ना कि मैं ज्यादा, मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं अपने गोल की तरफ जा रहा हूँ. हार्डवर्क था बट वो स्मार्ट वर्क नहीं था. वो इसलिए था क्योंकि मैं पूरे टाइम मैथ्स करता रहता था. लाइक RD शर्मा कर ली, जो कि नीडेड भी नहीं थी उस टाइम पे. अच्छा. RD शर्मा करी एंड ML अग्रवाल करी. मतलब मजा आता था बहुत करने में. हाँ तो सर मैथ्स करने में मजा आता था, तो मैथ्स के प्रति तो वो था, तो वो हो जाता था मैनेजमेंट से. एंड मेरे को ये रियलाइजेशन भी थी कि मैथ्स बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो इट्स माय चांस कि आई शुड पिक इट अप. एंड प्लस अच्छा भी लगता था, तो सारी चीजें मेरे फेवर में थी उस चीज में. बाकी आई वुड से सर मैथ्स जिसको हार्ड भी लगती है ना, वो अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर लेगा
बेसिक से स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि सर मैंने अपने खुद के पीयर्स को देखा है, एंड मैं अपने जूनियर्स को भी, जो भी मेरे को लाइक थोड़ा पूछते हैं गाइडेंस के लिए, मैं उनको कहता हूँ चाहे तुम्हें कितनी भी हार्ड लगे ना, तुम बेसिक से स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। तो मैथ्स का तो सर वो वाला सीन सॉर्टेड था। अब आ जाते हैं जनरल टेस्ट पे। जनरल टेस्ट सर एक ऐसी चीज है जो आपको ही पता है बहुत ज्यादा रैंडम है, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आप कितना भी पढ़ के चले जाओ जनरल टेस्ट के लिए, आपको नहीं पता कि एग्जाम डे पे आपको 20 क्वेश्चन जीके के आ गए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा हेल्पलेस सिचुएशन है। उसके ऊपर से नॉर्मलाइजेशन और हो गई, तो बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी देखा है मैंने कि वो 610 आउट ऑफ 650 लाए हैं, एंड जीटी में भी इतना मतलब बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर रहा है, नॉर्मलाइज होकर 540 हो गया। गेट इनटू शहीद सुखदेव। तो जनरल टेस्ट का तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है। बाकी आई वुड से जनरल टेस्ट में ना आपको एक ब्रेन वो वाला डेवलप करना पड़ेगा कि यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वो माइंडसेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भी बड़ा अपने मॉक्स में फोकस करते हैं। हमारे पास, मैं अभी कल भी बच्चे के साथ ये डिस्कशन कर रहा था कि हमारे पास बच्चों ने कई बार आके कहा है सर ग्रामर क्यों करा रहे हो, ग्रामर तो नहीं आती सर, मॉक्स में क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इतने डिफिकल्ट तो नहीं आते। भाई देखो, जिनको क्रैक करना है ना वो हर तरीके, वो बच्चा, जो बच्चा क्रैक करने वालों में से ना, वो इस बात को बहुत ढंग से समझता है कि भाई 20% डिफिकल्टी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी आ सकता है। बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, बच्चों का स्कूल वाला माइंडसेट होता है कि पत्थर की लकीर है, जो क्वेश्चन आगे बुक में वही आएगा, उससे ऊपर आ ही नहीं सकता। पर एंट्रेंसेस का गेम ही अलग होता है, ये गेम समझना बड़ा जरूरी होता है। तो सर मेरी भूपी भैया से भी यही बात हुई थी। लाइक लास्ट 21st डेट थी सीयूटी जब स्टार्ट हुई थी, एंड उस दिन मेरे को बहुत बड़ा शौक लगा। बच्चे आए, कहते इंग्लिश में तो पूरी ग्रामर थी। ये एग्जैक्ट बात है, ये कल एग्जैक्ट बात पॉडकास्ट में हुई है। मैं इतना ज्यादा शॉक था, मेरा था, मैं तो बहुत पैनिक मोड में चला गया था। टू माय लक आई वुड से कि मेरा पेपर 7 जून तक डिले हो गया था, बट उसके भी रेपरकशंस है, वो मैं बाद में बता दूंगा। बट तब तो मैं इतना ज्यादा हिल गया ना, फिर मैं भूपी भैया के पास गया तो मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने गाइड किया, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, टेंशन मत लो, ऐसे है ऐसी है। तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा गाइड किया उस टाइम पे। तो वो चीज है, एंड वो मेरा लेसन था कि भाई कुछ भी ये तो मेरा लग, भैया ये मेरा लग चला कि मेरा 7 जून तक चला एग्जाम, तब तक बहुत सारी चीजें मैंने कवर कर ली थी। बट फॉर दोस्त जिनका 21st के जज्बा था, 22nd 23rd, उनका तो क्या था, उनका तो जीटी मैथ्स भी खराब हो गया होगा इस चक्कर में कि हमें तो ग्रामर ही नहीं आती। तो भैया ये बहुत लाइक, मैं तो अभी कहूंगा जूनियर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सकता है ना, जितना है कर दो स्टार्ट, जितना यूनिवर्स में आपको लग रहा है कि जितना कंटेंट अवेलेबल है, और जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके टीचर्स बोले उतना मान लो। अपना दिमाग मत चलाओ कि नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा। मैं यार तभी ना हम अलग नहीं चलता। भूपेंद्र सर का जैसे आपने कोर्स में देखा ही हुआ है, वर्बल में भूपेंद्र सर पूरी ग्रामर, सारी वोकैबुलरी, सारा A to Z कवर कराते हैं। ये कह के नहीं कराते ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। बेसिक्स सीखना बड़ा जरूरी होता है। हम हर सब्जेक्ट के बेसिक्स को इतना अच्छे से कवर करते हैं कि बेसिक्स अगर सीख लिए ना तो फिर तो कुछ भी आ जाए तुम लड़ जाओगे। पर बेसिक्स ही नहीं आते ना। अब वो बच्चे क्या है, बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, अरे एग्जाम में क्या आता है ये बताओ, अरे एग्जाम में क्या आता है ये बताओ। अगर एग्जाम को ही क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो ना, तो भाई फिर तुम्हें ऐसी चपेट मारेगा एग्जाम की, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और यही चीज़ हुई थी हमें बच्चों ने बहुत, कल आलोक से ही बात हो रही थी, हमें बच्चों ने आगे बहुत क्रिटिसाइज किया था हमारी कोर्स के कि भैया ग्रामर क्यों करा रहे हो, ग्रामर तो सीयूटी में आती नहीं। और पहली शिफ्ट में बच्चों को पता चल गया कि कैसा इस साल पेपर पलटी मारो, सारी ग्रामर आ गई है। एग्जैक्टली, ये तो बहुत ज्यादा हुआ था। बाकी मेरे को तो पता ही है फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस मेरे कैसे रहे थे। टेलीग्राम ग्रुप पे भी, एडू कैप्टन के ग्रुप पे भी इनफैक्ट कुछ लोग थे, लाइक 10% पॉपुलेशन थी जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया। बार बार बोला गया ये बात कि करो 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 करो, एंड नहीं किया, एंड तक भी नहीं किया। एंड में भी जो 2 दिन के टाइम थे उसमें भी एक शॉर्ट प्लेलिस्ट थी, वो भी नहीं की। तो फिर क्या ही करे, फिर यार तो क्या देखो वही है, हम तो बता सकते हैं, बाकी करना ना करना तो बच्चों के ऊपर ही होता है। और जिन्होंने कर लिया, अब तुमने समझदारी, आलोक ने भी यही किया। जब आलोक को पता चला भाई ग्रामर आ रही है, आलोक भी कल यही कह रहा कि भैया मैंने तो चुटकी में एकदम कवर मारी, मेरा हो गया काम। और तुम्हारे साथ भी यही जर्नी रही। एग्जैक्टली सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो श्रेयस, बस एंडिंग नोट पे तुमसे बहुत आज चीज़ें मेरे ख्याल से बच्चों को सीखने को मिली है। अगर बच्चे कमेंट्स में कहेंगे तो एक पॉडकास्ट तुम्हारे साथ और करेंगे। एंडिंग नोट पे बस मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि भाई इस टाइम अगस्त के महीने में हम पॉडकास्ट जैसे डाल रहे हैं तुम्हारे साथ आज, तो बच्चे का क्या माइंड सेट होनी चाहिए और बच्चे की क्या डेडिकेशन होनी चाहिए? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज माइंड में नहीं होनी चाहिए कि अभी बहुत टाइम है, क्योंकि टाइम कब बीत जाता है ना पता नहीं लगता। कितने भी मंथ्स गिन लो तुम, कितने भी डेज गिन लो, नहीं पता लगता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को देखा हुआ है रोते हुए
कि यार पता ही नहीं चला, अभी तो हमने स्टार्ट करी थी 12th एंड अभी से हाफ ईयरली आ गए, फिर बोर्ड भी आ जाएंगे, तब भी नहीं पता लगे। टाइम ऐसा निकलता है, पर लग जाते हैं टाइम के, पर क्या हाँ जी, स्पीड बोट बन जाता है टाइम की भाई साहब, बिल्कुल। हाँ भैया एग्जैक्टली, ऐसे क्रूशियल टाइम पे तो और ज्यादा जल्दी निकलता है। बाकी एक और चीज मैं कहूंगा इसके सेम टाइम पे कि बी सीरियस अबाउट स्टडीज बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू हैव फन, बिकॉज 12th में मैंने ये बहुत देखी है चीज, अपने लिए भी देखी है कि बच्चे ना स्टार्ट जो करते हैं ना सर, बहुत ज्यादा जोश से करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा जोश होगा स्टार्टिंग में, 12-12 घंटे 10-10 घंटे पढ़ेंगे, बट वो ना चीज बहुत ज्यादा जल्दी बैकफायर हो जाती है। एग्जैक्टली, लाइक बर्नआउट बहुत ज्यादा हो जाता है आज के टाइम पे, इतना मत इनफैक्ट सोशल एज पे तो ज्यादा ही हो जाता है। मैंने अपने टाइम में भी देखी है कि भाई इतना भी मत करो कि तुम बिल्कुल फिर ऐसा हो जाए जब एग्जाम का टाइम आए तब तुम्हारा पढ़ने में मन ही ना लगे। हाँ, तो ये बात बहुत देखा कि कुछ टॉपर्स होते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, तब तो ये लगता है कि यही बंदा टॉप करेगा, सीयूईटी बोर्ड जो भी है एग्जाम यही टॉप करेगा, बट एंड तक जाते जाते फ्लेयर जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो आई वुड से जो जोश है ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली, ये कल आलोक ने भी यही बात बोली थी, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से कि हैव फन आल्सो, बीच बीच में थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेते रहो, ब्रेक लेते रहो, दोस्तों के साथ बातें करो, हर चीज होनी चाहिए। पढ़ाई ये नहीं है कि बाद में आएगी, उसके साथ फन भी बाद में नहीं आएगा, सब चीजें चलाते जाओ। पढ़ाई को अपनी लाइफ बनाओ फॉर श्योर, बट किसने बोला कि पढ़ाई वाली लाइफ सीरियस और ही होती है, टेंशन वाली ही होती है? तो पढ़ाई वाले टाइम पे भी यू कैन हैव फन, यू कैन एंजॉय, बट एट द सेम टाइम जस्ट डोंट फॉरगेट योर रूट्स। तुम्हें अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि यार 1 साल तक तो मेरा यही, मैं बुक दूं एंड बाकी ठीक है, फन वन ठीक है, बट बुक तो मैं हूं एंड मुझे इसी रास्ते पे चलना है एंड तब तक मेहनत करनी है जब तक रिजल्ट नहीं आता। सही, तो ये माइंडसेट होना चाहिए। सही। तो चलो यार, थैंक यू श्रेयस फॉर टेकिंग आउट टाइम। बाकी जो बच्चे अभी तक यहाँ तक बने हुए मैं उनको बताना चाहूँगा, भाई श्रेयस हमारे साथ बैच में एनरोल्ड थे, हमारा बैच अब रिसेंटली बस आने वाला है, आ चुका है मेरे ख्याल से, जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे। हमारी टीम का कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। आपको अमेजिंग रिजल्ट्स चाहिए वो आपको सब यहाँ पे एडू कैप्टन में देखने को मिलेंगे, बुक्स, मॉक्स, बेस्ट फैकल्टीज़ जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा मेंटरशिप, A to Z आपको कवरेज हमारे कोर्स के थ्रू मिलेगी, ठीक है। तो श्रेयस, आप कुछ बच्चों के लिए कोर्स को लेकर कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ सर, लाइक डेफिनेटली मैंने एक्चुअली थोड़ा लास्ट मोमेंट पे लिया था कोर्स, सो इट्स नॉट लाइक कि आई कुड एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई कैन लाइक वाउच फॉर द मेंटरशिप जो होती है ना। लाइक बाकी पता है आपको भी कि बाकी यूट्यूब चैनल्स पे वो रील्स आफ्टर रील्स, वीडियोस आफ्टर वीडियोस, 1-1 घंटे की लाइव स्ट्रीम, तो एडू कैप्टन में आई कैन से कि जो इंपॉर्टेंट बात होती है एंड टू द पॉइंट बात होती है वही इन्फॉर्म किया जाता है, एंड जो पर्सनल मेंटरशिप मिलती है ना, तो ये बात तो मैं अपने अभी जस्ट रिसेंटली अपने किसी दोस्त को भी बोल रहा था कि प्रिंस भैया इज द फाउंडर ऑफ दिस एडटेक प्लेटफॉर्म, एंड जब भी कोई मेरे को डाउट होता है, कोई मेरे को टेक्निकल ग्लिच तक होता है ना, तो प्रिंस भैया खुद आके मेरे से बात करते हैं कोर्स में। तो दैट थिंग जेन्युइनली, लाइक आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट कि यू बीइंग सच अ बिजी पर्सनालिटी, यू टेक आउट द टाइम टू टॉक टू पीपल इंडिविजुअली, एंड मेरे को पता है, आई कैन एस्टिमेट कि जो कोर्स के हिसाब से कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आपको रोज आते होंगे, एंड एब्सर्ड चीजें भी पूछते होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें भी पूछते होंगे, टाइम टेकिंग चीजें भी पूछते होंगे, बट यू एज अ फाउंडर स्टिल एक जेन्युइन डाउट को पूरी सिंसियरिटी से आंसर करते हो, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। बाकी क्वांट्स में संदीप गर्ग सर अमेजिंग, भूपी भैया इंग्लिश अमेजिंग, तो आई कैन पर्सनली वाउच फॉर इट एंड जेन्युइनली वेरी नाइस, अमेजिंग। थैंक्स यार, थैंक्स अ लॉट यार। चलो यार श्रेयस, थैंक यू सो मच यार फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपके साथ पॉडकास्ट ज़रूर दोबारा करेंगे, कुछ बच्चों के डाउट्स को कमेंट में पूछ सकते हो, श्रेयस विल हेल्प यू आउट, ठीक है। थैंक यू एवरी मच फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग। सॉरी टू इंटरफेयर, बाकी सर अगर डाउट्स हो किसी को भी तो यू कैन गिव माय इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल। श्योर, मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली। चलो डन, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।